नमस्कार, मैं केमिस्ट्री पॉइंट के प्रदीप सर स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल द बेस्ट केमिस्ट्री पॉइंट बाई प्रदीप सर में। सर, कल हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़े थे और पार्ट नंबर 3 में आपको कल बताए थे 20 नंबर ऑब्जेक्टिव से कल 30 नंबर ऑब्जेक्टिव तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग 30 नंबर ऑब्जेक्टिव से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव के बीच कंप्लीट करेंगे। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है क्या, मतलब 30 नंबर ऑब्जेक्टिव से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव के बीच कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेकर करके हम लोग चलते हैं 31 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। 31 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है क्या, थोड़ा सा पहले आप ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से देख करके उसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग आंसर कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शुगर के 3.42 ग्राम में मोल की संख्या है। शुगर के 3.4 ग्राम में मोल की संख्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि शुगर के 3.42 ग्राम में मोल की संख्या होता है 0.01 होता है। 0.01 कैसे होगा, आइए थोड़ा सा इसको डिस्कशन करके आपको बताते हैं कि शुगर के 300 मतलब शुगर के 3.42 ग्राम में मोल की संख्या कितना होता है। देखिए यहां पर लिखा है क्वेश्चन में दिया है शुगर का भार, तो लिख देंगे शुगर का भार बराबर कितना, शुगर का भार दिया हुआ है 3.42 ग्राम और इसी शुगर का पहले आप निकाल लीजिए अनुभार। तो पिछले क्लास में आपको शुगर जिसका फार्मूला बताए थे होता है C12H22 और होता है O11। अब इस शुगर का निकाल लेते हैं हम लोग अनुभार, क्योंकि जब तक अनुभार को नहीं निकालेंगे तब तक मोल की संख्या नहीं निकलेगा। मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा क्वेश्चन में शुगर का भार देल रहेगा और मोल की संख्या अपने आप को निकालना पड़ेगा। तो शुगर का फार्मूला C12H22O11, इसका अनुभार निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को हिंट कर देते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 जिसका द्रव्यमान संख्या होता है 12। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 जिसका द्रव्यमान संख्या होता है 1। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या होता है सर 16। बताओ, एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 लेकिन क्वेश्चन में कार्बन की संख्या है 12, तो लिखेंगे 12 गुना 12 फिर करेंगे प्लस। हाइड्रोजन की संख्या 22 गो तो लिखेंगे 22 गुना 1 फिर करेंगे प्लस। ऑक्सीजन 11 गो, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 लेकिन क्वेश्चन में 11 गो तो लिखेंगे 11 गुना 16। जब ये सबको हम लोग गुना करेंगे तो इस शुगर का अनुभार निकल के आपका आ जाएगा 342। अब कहता है क्या कि मोल की संख्या ज्ञात करना है, तो मोल की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है भार और फिर बटा में होता है अनुभार। भार और बटा में कौन भार होगा, अनुभार। देखिए अभी यहां से समझिए, भार यानी शुगर का भार दिया हुआ है, शुगर का भार दिया हुआ है 3.42 और फिर करेंगे बटा और इसका अनुभार निकल के आ गया कितना 342, तो कर देंगे 342। थोड़ा सा इसको यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 342 बटा 342। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, देखो जगह थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बताओ शुगर का भार कितना दिया हुआ है, तो शुगर का भार दिया हुआ है 3.42 और इसका अनुभार निकल के आ गया था 342। थोड़ा सा समझिए, जब ये पॉइंट को उड़ाएंगे तब बन जाएगा 342 बटा 342 करेंगे गुना। ये पॉइंट है तो पॉइंट के बदली करेंगे 1 और 2 अंक के बाद दशमलव एकर मतलब 2 शून्य। ये 342 से 342 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 अब बटा में हो गया 100
और 1/100 मीन्स कहने का मतलब होगा 0.01। यानी आप लोग याद रखिए कि शुगर को जो हम लोग देख रहे हैं, इस शुगर में मोल की संख्या बताओ कितना होगा, 0.01 होगा। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसका कि यानी HCl का तुल्यांकी भार क्या है। यानी HCl, तो यानी HCl का तुल्यांकी भार क्या होगा, आप लोग को क्लास में भी बताए थे। यानी HCl का तुल्यांकी भार को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यानी HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करने मतलब ज्ञात करेंगे तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, आप लोग जल्दी कमेंट में करके बताइए कि यानी HCl का तुल्यांकी भार क्या होगा। बहुत बढ़िया, सबका कमेंट आ रहा है कि सर यानी HCl का तुल्यांकी भार 58.5 होगा। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी। कैसे होगा थोड़ा सी ध्यान से समझिए। बताओ यानी HCl ये दो चीज से मिलकर के बना, एक बना सोडियम से, दूसरा बना क्लोरीन से, क्लोराइड से। बताओ यानी ए, तो यानी ए का मतलब सोडियम, देखो यानी ए का मतलब होता है सोडियम जिसका द्रव्यमान संख्या 23। फिर अगला है क्लोरीन, क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या होता है 35.5। तो कहता है कि सोडियम के द्रव्यमान संख्या और क्लोरीन के द्रव्यमान संख्या को जब आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो निकलेगा उसी को बताओ कौन भार कहेंगे, तुल्यांकी भार। लेकिन तुल्यांकी भार ज्ञात करने से पहले यानी HCl को पहले आप आयन के रूप में तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे समझना। देखो यानी ए पहले है तब प्लस, बाद में Cl है तो कर लेंगे माइनस। बताओ यहां से सोडियम, तो सोडियम यानी आपको बताए थे लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है केटायन का तुल्यांकी भार और प्लस में होता है एनायन का तुल्यांकी भार। जब केटायन के तुल्यांकी भार और एनायन के तुल्यांकी भार को अगर आपस में एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं तुल्यांकी भार। देखिए केटायन का तुल्यांकी भार कह रहा था, तो केटायन का मतलब धनायन, तो धनायन के रूप में बताओ यहाँ पर उपस्थित है सोडियम, तो सोडियम का द्रव्यमान संख्या बताओ यहाँ पे लिखा हुआ है कितना होता है 23। फिर करेंगे बटा, बताओ सोडियम के ऊपर 1 प्लस तो बटा में कर देंगे 1। फार्मूला कहता है धनायन का तुल्यांकी भार प्लस, तो करेंगे प्लस ऋणायन का तुल्यांकी भार, तो ऋणायन मतलब माइनस, और माइनस बताओ क्लोरीन पर है, तो क्लोरीन का बोलो कितना होता है बउआ, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। अब बटा में एकरा ऊपर 1 माइनस तो करेंगे 1। जब 23 और 35.5 ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 58.5। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा 58.5। आप बिल्कुल याद रखिए कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ यानी HCl का तुल्यांकी भार क्या होता है, तो यानी HCl का तुल्यांकी भार बताओ कितना बोलेंगे 58.5। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि K3 इसको यहाँ पर Fe लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है Fe, K3FeCN का होल 6 का भांट ऑफ गुणांक क्या है। K3FeCN का होल 6 का भांट ऑफ गुणांक क्या है। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आना शुरू हो गया कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर भांट ऑफ गुणांक यानी K3FeCN का भांट ऑफ गुणांक 4 होगा। कैसे 4 होता है थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर समझेंगे क्या, K3 तो लिखेंगे पहले, देखो पहले उस पर प्लस जे बाद में ओकरा ऊपर माइनस। तो बताओ यहाँ पर बताए थे कल कि एक पोटेशियम के ऊपर होता है 1 प्लस। अब बताओ यहाँ पर FeCN 6 है तो लिखेंगे FeCN का होल 6। अच्छा जब पहले ओकरा ऊपर प्लस है जब बाद में ओकरा ऊपर माइनस। एक पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस, लेकिन क्वेश्चन में पोटेशियम की संख्या 3 है इसलिए एकरा आगे 3 से गुना। अब कल ही तो आपको अगला वीडियो में बता रहे थे
कि जितना होना चाहिए प्लस, मतलब जितना होता है प्लस उतना ही होना चाहिए माइनस। तो प्लस की संख्या 3 गो तो माइनस की भी संख्या 3 होना चाहिए, इसलिए इसके आगे 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए पोटेशियम के कोफिशिएंट में है 3 और एक कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 को जोड़ेंगे तब भांट अपगुणांक कितना निकल जाएगा 4, यानी K3FeCN6 का भांट अपगुणांक का मान कितना होगा 4। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या कि समप्रसारी विलयन, समप्रसारी विलयन में होता है परिभाषा, जब सॉल्यूशन का परिभाषा मतलब जब सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ा रहे थे सर, तो सॉल्यूशन के चैप्टर में बताए थे कि समान ताप पर जिन 2 विलयनों का प्रसारण दाब समान होता है उसे हम लोग समप्रसारी विलयन कहते हैं। तो समप्रसारी विलयन में होते हैं, समप्रसारी विलयन में क्या होते हैं, समप्रसारी विलयन में क्या समान होते हैं, आप लोग आंसर फटाफट कमेंट में करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इक्वल टेम्परेचर, जिसका हिंदी समान ताप। ऑप्शन नंबर बी इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका हिंदी समान प्रसारण दाब। ऑप्शन नंबर सी इक्वल वॉल्यूम, जिसका हिंदी समान आयतन। और अगला ऑप्शन नंबर डी है इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय का समान मात्रा। बताओ समान समप्रसारी विलयन में क्या होते हैं, तो समप्रसारी विलयन में समान ताप होते हैं। याद रखिए कि अगर समप्रसारी विलयन कह दिया तो समप्रसारी विलयन में हमेशा समान ताप होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए होगा। समप्रसारी विलयन में होता है तो क्या होता है, तो समान ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन आपको बताए थे सर कि क्वाटरनरी सॉल्यूशन का दिया तो वैसा सॉल्यूशन जो 4 चीजों से मिलकर के बना होता है उसे हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जिसका हिंदी होता है चतुअंगी विलयन। तो कहता है कि चतुअंगी विलयन में उपस्थित विलय की संख्या है, मतलब क्वाटरनरी सॉल्यूशन में कितना विलय की संख्या उपस्थित रहेगा। कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताओ क्वाटरनरी सॉल्यूशन में विलय की संख्या कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी क्वाटरनरी सॉल्यूशन मतलब चतुअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन में विलय की टोटल संख्या कितना होता है 3, इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है NaCl का अनुभार, NaCl का अनुभार क्या होता है। अनुभार आप लोग बताइए, अनुभार अभी निकालने के लिए बता रहे थे कि जितना तत्व है सभी तत्व के द्रव्यमान संख्या को जोड़ दीजिए। जब द्रव्यमान संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो आएगा वही आपका बताओ कौन भार कहलाएगा, अनुभार। कमेंट करके बताइए कि NaCl का अनुभार क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 58, ऑप्शन नंबर बी है 60, ऑप्शन नंबर सी है 58.5 और NOT मतलब नन ऑफ दीज। चलिए बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा है कि NaCl का अनुभार होता है 58.5, यानी याद रखिए कैसे होता है तो अभी बता रहे थे। Na का मतलब सोडियम, सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, फिर करेंगे प्लस Na के बाद Cl, तो Cl का होता है 35.5, यानी जब 23 और 35.5 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 58.5, यानी ई क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करिए। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करना बहुत आसान, H2SO4, तो H2SO4 ये आपका अम्ल है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार क्या होगा उसी को समझना है। देखो बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा है कि H2SO4 का तुल्यांकी भार 98 नहीं, इसका 98 नहीं होगा, इसका H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 होगा। कैसे होगा थोड़ा गौर से समझिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का होता है 1,
लेकिन क्वेश्चन में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो लिखेंगे 2 गुना 1, फिर करेंगे प्लस। यहाँ पर सल्फर की भी संख्या 1, तो 1 सल्फर, तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 32, तो 1 सल्फर का हो गया 32, फिर करेंगे प्लस। सर 1 ऑक्सीजन का होता है 16, बताओ क्वेश्चन में टोटल ऑक्सीजन 4 गो है, तो लिखेंगे 4 गुना 16, अब गुना करिए इसको। बताओ हाइड्रोजन किस, यहाँ पर देखो 2 गुना प्लस 32 प्लस कर देंगे 64, 16 चक्का 64, अब जोड़िए कितना होता है 64, 32 और 2, तो 64, 32 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 2 34, 34 और आपका 34 64, 34 64 हो जाएगा आपका 98, 34 64 98, और यहाँ से हो गया इसका अनुभार निकल गया कितना 98। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, तो 98 में 2 से भागा देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 49, यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा 49। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे पोटास एलम जकरा बोलल जाता है फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट में करके बताइए कि पोटास एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला क्या होगा। कमेंट आ रहा है कि पोटास एलम का अनुसूत्र होता है ऑप्शन बी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O। याद रखिए पोटास एलम जकरा बोलल जाता है फिटकरी, और फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, सभी लिगंड होते हैं, बोलो सभी लिगंड क्या होगा, सभी लिगंड लेविस एसिड होते हैं कि लेविस बेस होते हैं कि लेविस सॉल्ट होते हैं कि नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं होते हैं। बताओ सभी लिगंड क्या होगा, सभी लिगंड, सभी लिगंड। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर सभी लिगंड ये लेविस बेस होता है, मतलब लेविस के अनुसार ये क्षार होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बी लेविस बेस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर कि K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, ये सब क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये सब यहाँ पर K4 FeCN6 है, एकराम कह रहा है कि Fe का निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या। सर इसका ट्रिक बताए थे, ट्रिक बताए थे क्या, बस 6 में से 4 को घटाइए, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो घट करके बोलो 6 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 2, यानी K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 2। चलिए आज हम लोग पार्ट 4 में 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर किए, तो कल भी हम लोग पार्ट 5 में 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, यानी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक आपका टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या यूट्यूब पर 40 हो गया। कल हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव को और कवर करेंगे। सर एक बात आपसे और, अगर जो आप लोग के गांव में दोस्त है इस बार इंटर का एग्जाम देंगे, उसको ये वीडियो आप लोग उसके पास जरूर भेजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ वो गांव के लोग भी, गांव के विद्यार्थी भी उठा सकें। चलिए तो ज़्यादा समय ना लेकर करके सर आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।